सो अब स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समझना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी बच्चों को इस समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं एकदम इनिशियली से स्टार्ट करता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी बनना। सो सबसे पहले हमको डीएनए रेप्लिकेशन जानने के लिए, डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट का ज़रूरत जानना है कि क्या क्या चाहिए हमको। सो सबसे पहले हमको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइज करवाएगा। पॉलीमराइज मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएगा 3 डेज में, ऐड होते जाएगा 3 डेज में दूसरा न्यूक्लियोटाइड का ऐड होगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड का 3 डेज में नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएगा। ठीक है, सो डीएनए स्ट्रैंड में डिपेंड होकर ऐड करते जाएगा ना न्यूक्लियोटाइड ये, और डीएनए ऐड करेगा, तो इसलिए इसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को एंड सिंथेसाइज एक नया स्ट्रैंड बना देगा हमेशा 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में, क्योंकि 3 डेज में ये नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा इस तरीके से हमेशा 3 डेज में। ठीक है, तो पहले हमको ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमको चाहिए हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम क्या करता है कि अगर आपका ये सपोज ये अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये अगर आपका इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, तो हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड को इस तरीके से तोड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ये डबल स्ट्रैंड को ना सेपरेट करेगा। देखिए डबल स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा इस तरीके से, सेपरेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेपरेट हो गया ना जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब ये सेपरेट हो गया, सो ये 2 स्ट्रैंड तो आपका कहीं भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, लूज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ में ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है दोनों अलग अलग हो गया है, यहाँ में आकर कुछ प्रोटीन्स बाइंड करेंगे इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड में जो सेपरेट हो चुका है। इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड कर रहे प्रोटीन ताकि स्ट्रैंड को होल्ड करके रख सके। ठीक है, और जब मैंने इसको ऐसा खोल दिया, आप देखो जब भी एक डबल स्ट्रैंड रस्सी को आप जब ऐसा कर दोगे तो देखिए यहाँ में टेंशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं। जब खुल गया डबल स्ट्रैंड तो यहाँ में टेंशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं, इसका खुलने का अनविंडिंग का वजह से। सो ये टेंशन को रिलीज करता है मेरा एक एंजाइम जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। क्या, टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, सो हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, अनविंड करता है डीएनए स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके डीएनए को, हेलिक्स को अनविंड करता है। अनविंड करने के बाद सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कौन करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और उसको खोलने का वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कौन रिलीज करवाता है, तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। इट रिलीज टेंशन विच हैपेंड ड्यू टू अनविंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। और डीएनए लाइगेज क्या करवाता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को ज्वाइन करवाता है। देखेंगे उसका भी रोल। तो इस सब का हमको ज़रूरत चाहिए इसमें। प्लस हमको प्राइमेस एंजाइम चाहिए होता है जो प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर। नाउ व्हाट इज आरएनए प्राइमर, ये कुछ नहीं है, 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनता है एक आरएनए का। ठीक है, 15 to 20 सिंगल स्ट्रैंड एक बनता है प्राइमर। ठीक है, कौन बनाता है ये, तो आपका प्राइमेस एंजाइम बनाता है 5 डेज to 3 डेज में, ताकि 3 डेज में डीएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमको क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए होगा। ठीक है, डेट इज ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या, शुगर रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा एंड 3 फॉस्फेट। इसमें क्या होगा, ये 2 फॉस्फेट टूट के निकल जाएंगे, और जब निकलेगा तो क्या होगा, हाई एनर्जी बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो पहला बात ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरा बात, ये जब चला गया तो ये क्या बचा, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गया जो पॉलीमराइजेशन में ऐड होते जाएगा। सो इट ऑल्सो एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो इसका डुअल काम होता है। डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ठीक है, सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल काम होता है। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा भाई, ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूट के, प्लस हमको न्यूक्लियोटाइड भी मिल जा रहा है ऐड करने के लिए। ठीक है, सो इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए पहले इसका रिक्वायरमेंट। अब डीएनए रेप्लिकेशन मक्खन की तरह निकल जाएगा। देखो अब क्या होगा, खेल तो। अब डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए में हर जगह में नहीं होता, एक पर्टिकुलर रीजन में होता है डीएनए में, पर्टिकुलर जगह में। उस जगह को हम कहते हैं ओरी रीजन। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन यहीं स्टार्ट होगा डीएनए में, जो जगह में ओरी रीजन है। सपोज ये डीएनए डबल स्ट्रैंड मैंने ऐसा देकर रखा है, और आपको पता है डीएनए आपका एंटी पैरेलल होता है। अर्लियर वीडियोस में बता के रखा है, ये अगर 5 डेज to 3 डेज होगा तो दूसरा क्या होगा आपका, ये 3 डेज to 5 डेज होगा। ठीक है, सो क्या होगा, जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ डीएनए हेलिक्स आएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है इस तरीके से, यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स में
हेलिक्स को मैंने ऐसा देखा क्या कोई समझाने के लिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में सबसे पहले मेरा कौन आएगा, मेरा भैया हेलिकेस एंजाइम आ जाएगा। क्यों? ताकि डीएनए को ऐसा खोल पाए, अनविंड कर पाए डीएनए को। ठीक है, डीएनए जो है ना इस तरीके से इसको ऐसा अनविंड कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए, हेलिकेस एंजाइम मेरा इस तरीके से। और ये जो 2 स्ट्रैंड है इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, अलग अलग को सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सो देखिए ऐसा डीएनए था, इसको ऐसा कर दिया तो ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बना कि नहीं। इस वाई शेप का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, सो देखिए, सो ये रहा हेलिकेस एंजाइम आ गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, और तोड़ते हुए इस तरीके से जाएगा। So the two complementary strands are separated at the ori to form the replication fork. ये हो गया, सेपरेट होने के बाद ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। और ये स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कौन करेगा, अलग अलग वाले स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। और डीएनए को हमको पता है दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट हिसाब से एक्ट करने लगेंगे ताकि दोनों में नया डीएनए बन पाए। सो तो ध्यान देना है हमें। ठीक है, ध्यान क्या देना है मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान ये देना है कि अभी यहाँ नेक्स्ट जब ये सेपरेट हो गया ना, तब यहाँ में नेक्स्ट आता है रोल प्राइमर का, जो प्राइमेस एंजाइम बनेगा, प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ठीक है, और हमको पता है प्राइमर जो बनेगा 5 days to 3 days में, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है यहाँ में ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, 3 days एंड में ऐड होता जाएगा। सो एक में तो आराम से है, देखिए एक तरफ है ये 3 days, ये 5 days, तो यहाँ में तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से आके प्राइमर लग जाएगा ऑपोजिट में 5 days to 3 days। कितना सिंपल से लग गया। ठीक है, और इस स्ट्रैंड में आपका जो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड करता है, 2000 बेस पेयर इतना स्पीड काम करता है, पर सेकेंड ऐड करेगा। सो उसके लिए तो आसान है बहुत, वो आराम से इधर ऐड करते जाएगा, 3 days एंड में आपका एंड करते जाएगा, ऐड करते जाएगा आपका एक तरफ में। ठीक है, एक वाले में 3 days to 5 days वाला स्ट्रैंड तो आसानी हो गया। बट उसका अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है भैया, ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसमें अगर प्राइमर आपका ऐसा लग गया 5 days to 3 days, तो ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी डीएनए आपका 5 days है और ये भी आपका 5 days हो जाएगा। सो एंटी पैरेलल होना चाहिए ना। तो इस केस में दूसरा वाले स्ट्रैंड में जहाँ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, वहाँ में आपका प्राइमर यहाँ में जाके लगता है, जहाँ हेलिकेस जहाँ जाके रुका हुआ है। ये हेलिकेस एक ही बार में पूरा डीएनए को नहीं तोड़ रहा है, लाहे लाहे तोड़ते जा रहा है, इतना तोड़ा फिर और तोड़ेगा। सो जहाँ तोड़ा है ना, वो यहाँ जाके लग जाएगा आपका प्राइमर। सो देखिए यहाँ में आके आपका लग गया है प्राइमर, डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ठीक है, इस तरीके से दूसरे वाले स्ट्रैंड में जहाँ दिक्कत हो रही थी उसे इस तरीके से आके लग जाएगा। और यहाँ में होगा 5 days और इस तरफ में होगा 3 days, ताकि इधर में जाके ये ऐड करते जाएगा न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, सो इस तरीके से आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये डीएनए हेलिक्स इसको तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अब इमेजिन करो यहाँ तक खुल गया, पहले वहाँ तक खुला था, अब यहाँ तक खुल गया। पहले वहाँ तक खुला था ना, वहाँ तक, अब और आगे तक खुल गया, यहाँ तक। ठीक है, देखो सो सी हेलिकेस आगे बढ़ गया और खुल गया। सो एक में तो प्रॉब्लम नहीं है, जो 3 days to 5 days स्ट्रैंड है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइमर बढ़िया से 5 days to 3 days डायरेक्शन में बढ़िया से ऐड होते जा रहा है, 3 days में ऐड होते जा रहा है, जितना भी खुलते जाओ टेंशन नहीं है। पर इससे पहले आपका कहाँ था, यहाँ में था आपका हेलिक्स एंजाइम, यहाँ हेलिकेस एंजाइम यहाँ तक था ना। तो पहले वाले प्राइमर यहीं था भाई, 5 days to 3 days। तो न्यूक्लियोटाइड इधर ऐड हो रहा था ना, उस तरफ ऐड हो रहा था, इधर तो ऐड नहीं हो रहा था। तो जब ये हेलिकेस यहाँ से लेके यहाँ तक जब आ गया और आगे आ गया, तो यहाँ में क्या होगा, इस ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड में यहाँ में फिर से एक प्राइमर लगेगा सेम डायरेक्शन में, 5 days to 3 days, और आपका इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड फिर से ऐड होता जाएगा इस तरीके से। सो हमको दिख रहा है कि एक स्ट्रैंड में जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 days to 5 days है, उसमें आपका कंटिन्यूअस डीएनए ऐड होते जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जहाँ डीएनए देखिए कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रहा है। और ऑपोजिट वाले डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, जो आपका 5 days to 3 days था, वहाँ देखिए पहले यहाँ डीएनए बना, न्यूक्लियोटाइड हुआ, फिर यहाँ हेलिकेस पहुँचा तो यहाँ से बन रहा है। सो इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट बन रहा है ना, ये वाला, ये एक बन गया फिर ये बन गया, इसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ओकाजाकी साइंटिस्ट नाम था उनका। तो इसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, सो देखिए अब क्या होगा, ये हेलिकेस और आगे तक तोड़ते हुए बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, देखिए सेम वही कहानी होगा। ये हेलिकेस और आगे तक बढ़ते गया तो एक में तो कोई टेंशन नहीं, आराम से ऐड होते जा रहा है आपका ये 3 days to 5 days वाला डीएनए टेम्पलेट वाले में। दूसरा वाले में देखिए यहाँ तक था, अब हेलिकेस यहाँ पहुँच गया तो यहाँ फिर से एक प्राइमर ऐड होगा 5 days to 3 days, और यहाँ से डीएनए फिर से बनते जाएगा डिसकंटिन्यूअसली।
इस तरीके से ये सिलसिला चलते जाएगा जब तक ये प्राइमर्स आपका पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, डीएनए को पूरा कॉपी नहीं कर लेता। ठीक है, और जब कॉपी हो जाएगा, जब डीएनए पूरा एंडिंग तक पहुंच जाएगा, सो देखिए ये एक डीएनए था पेरेंट वाला और ये एक नया स्ट्रैंड बन गया इतना आसानी से। दूसरा ये भी आपका पेरेंट डीएनए था, बट ये तो देखिए आपका डिसकंटिन्यूअस है। सो इसमें अब क्या होगा, आपका ये जो प्राइमर था ना, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा। ये प्राइमर हट जाएगा, इस तरीके से हट जाएगा ये प्राइमर, और प्राइमर हट जाएगा। ठीक है, सो देखिए नाउ द प्राइमर आर रिमूव, देन डीएनए फ्रेगमेंट आर जॉइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। यहाँ में लाइगेज का काम आएगा। देखिए इस तरीके से कॉपी होते जा रहा है, तो यहाँ से प्राइमर रिमूव हो गया और ये 2 डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन कर दिया मेरा डीएनए लाइगेज। देखिए ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज, और सिमिलरली ये पूरा स्ट्रैंड को इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, और फाइनली अल्टीमेटली जाके क्या बनेगा आपका, ऊपर में ऐसा डबल स्ट्रैंड बन गया, नीचे में डबल स्ट्रैंड बन गया, तो एक डीएनए से 2 कॉपी बन गया। सो देख रहे हो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ। देखिए डीएनए डबल स्ट्रैंड है, उसको हेलिकेज एंजाइम तोड़ेगा, ये डबल स्ट्रैंड को स्टेबल कराएगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एक स्ट्रैंड जो आपका 3 days to 5 days है, 3 days to 5 days है, उसमें उस 3 days to ये 5 days है, तो इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि 5 days to 3 days आ गया और कंटिन्यूसली 3 days में न्यूक्लियोटाइड एड होते जाएगा। बट ये जो स्ट्रैंड आपका 5 days to 3 days है, तो यहाँ तो प्राइमर यहाँ नहीं लग सकता, तो यहाँ प्राइमर जहाँ हेलिकेज है वहाँ लगता है, और इस तरीके से आपका डीएनए ऐड होगा। फिर आपका हेलिकेज यहाँ तक पहुँचेगा, तो आपका नया, अगर ऐसा दिखा रहा हूँ, सो यहाँ आपका नया प्राइमर लगेगा उल्टा वाले में, लेगिंग स्ट्रैंड में, और यहाँ से फिर इस तरीके से डीएनए बनेगा। पहले ऑलरेडी बन गया, फिर यहाँ बना। सो एक को हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड और दूसरे को बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ जो फ्रेगमेंट बन रहा है अलग अलग, उसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो कि एट डी एंड जब दुनिया भर का प्राइमर होकर डीएनए कंटिन्यूसली कॉपी हो जाएगा, तो प्राइमर रिमूव हो जाते हैं और आपस में जोड़ने जाएंगे डीएनए लाइगेज से, और बन जाएंगे 2 कॉपी भाई। ठीक है, सो आई होप समझ में आया हो। ठीक है, और एस यू नो हम सेल साइकिल में ऑलरेडी जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल का एस फेज में होता है, और अगर कोई कारण से डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और सेल डिवाइड नहीं किया, इफ सेल डिवीजन डजंट ऑकर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट होगा, क्रोमोसोमल चेंज एबनॉर्मेलिटी आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आएगा। सपोज एक सेल है, ट्वाइसन सेल, डीएनए है यहाँ सपोज, इसने अपने आप को ऐसा कॉपी कर लिया। ठीक है, अपना डीएनए कंटेंट कॉपी कर लिया, तभी क्या हो गया, फॉरेन। ठीक है, और अगर कोई कारण से सेल डिवाइड ही नहीं हुआ, एक से इसको 2 सेल बनना था ना, यहाँ भी डिप्लॉइड जाता और यहाँ में भी आपका डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड जाता आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, पर अगर कोई कारण से आपका ये सेल डिवीजन हुआ ही नहीं, तो ये सेल क्या हो गया, अभी फॉरेन कंडीशन हुआ कि नहीं, पॉलीप्लॉइड कंडीशन। सो वही कहा जा रहा है। ठीक है, सो आई होप डीएनए रेप्लिकेशन मैंने एकदम बढ़िया से समझा दिया, एक्स्ट्रा आपको कोई इधर उधर माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझना ही है ये चैप्टर, इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो कैसा लगा बताइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।